Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to start part 3 of chapter number 14, that is probability for class 10th. इससे पहले हमने इसके दो पार्ट्स को समझा, जिसमें पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, मतलब उसके यूसेस कहाँ कहाँ पर है। और उसके बाद हमने समझा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहाँ से कहाँ पे लाई करती है। जैसे हमने उसमें समझा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, कोई भी चीज़ हमने समझा था कि किसी भी चीज़ के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो माइनस में नहीं जा सकती एंड 100% से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। तो वो हमने क्या समझा था, 0 से 1 के बीच में होती है। फिर हमने क्या करा था, कौन कौन से मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा प्रोबेबिलिटी के अंदर, उसको समझा था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना सीखा। पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा, पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 को कैसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें हमारे जो मेन 2 से 3 क्वेश्चन थे उनका फोकस था कौन से क्वेश्चन के ऊपर, कार्ड्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। आपने देखा होगा कि एग्जाम में कई बार आपके कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर मल्टीपल क्वेश्चन क्या है हमारे बनते हैं। आज हमें पार्ट 3 में क्या करना है, पार्ट 3 में हमें क्या है इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 25 तक हम क्या करेंगे पार्ट 3 के अंदर समझेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। इसने बोला कि 20 बल्ब है, मतलब एक लॉट है जिसमें टोटल कितने हैं 20 बल्ब है, जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। मतलब कुछ ऐसे हो गया कि ये एक लॉट है, ठीक है, इसमें क्या है 20 बल्ब है, ऐसे 20 बल्ब है, इनमें से 4 क्या है, कहता है डिफेक्टिव है, 4 बल्ब क्या है इनमें से खराब है। ठीक है, मतलब इन्हीं 20 में से 4 खराब है। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। इस लॉट में से एक बल्ब बाहर निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो वो बल्ब होगा वो डिफेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ तक हमें क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट पार्ट में तो इसने पूछा ये है कि जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब की, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है सबसे पहले उसे हमें क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले वाले पार्ट्स में भी आपको समझाया हुआ है कि कभी भी इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको पूरा उसे एक साथ नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, गो थ्रू आप करो ज़रूर उसे, लेकिन पूरा अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको क्या होगा, थोड़ा हौच पौच सा हो जाएगा दिमाग में। तो इसीलिए बेहतर यह है कि जितनी लैंग्वेज आपको समझ में आती है उसको पहले अपने पेपर में नोट डाउन करो। ठीक है, चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में किसने क्या बोला कि टोटल बल्ब कितने हैं, 20 हैं। टोटल बल्ब कितने हैं, 20। ठीक है, इसमें से डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, डिफेक्टिव है हमारे 4। ठीक है, अच्छा डिफेक्टिव बल्ब अगर हमारे 4 है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, मतलब टोटल 20 बल्ब है, उनमें से 4 खराब पड़े तो हमारे पास सही कितने, मतलब नॉन डिफेक्टिव कितने, तो नॉन डिफेक्टिव हो जाएंगे हमारे 16। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे, 16। ठीक है, 20 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 16। अभी इसने क्या बोला, पार्ट 1 में इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब की। क्या बोला, प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब की। क्या डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे या पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एग्जाम में मैंने बताया था फॉर्मूला हमेशा लिख के आना है। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गया। अभी कहता है कि हमें डिफेक्टिव बल्ब की निकालनी है, तो डिफेक्टिव बल्ब के लिए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। फॉर्मूले के हिसाब से टोटल बल्ब नीचे की तरफ लिखा जाता है, तो टोटल बल्ब कितने हो गए 20। डिफेक्टिव बल्ब कितने अपने पास 4। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों की दोनों किसकी टेबल से कैंसिल हो जाएंगे, 4 की टेबल से। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई, 1/5। अब इस 1/5 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हर 5 में से एक बल्ब क्या है, खराब है।
हर 5 में से एक बल्ब क्या है, खराब है। ये इसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, आई होप पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ये लाइन क्या है, समझने वाली है, और जब भी एग्जाम में इस तरीके की लाइन आए तो इस पर जरूर से आपको ध्यान देना है, अदरवाइज आंसर गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कहते हैं कि पार्ट 1 में जो हमने बल्ब निकाला, मान लो कि डिफेक्टिव नहीं था, हालांकि क्वेश्चन में ऊपर इसने डिफेक्टिव बोला, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में अब इसने क्या है, स्टोरी चेंज करी है। इसने क्या बोला, जो पार्ट 1 में आपने बल्ब निकाला ना वो डिफेक्टिव नहीं था और उसे रिप्लेस भी नहीं किया गया। ठीक है, मतलब रिप्लेस करने का मतलब ये है कि वो जो लॉट में से हम बल्ब निकाल रहे हैं वापस नहीं डाल रहे उसमें। ठीक है, कहते हैं नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। कहते हैं अब हमने क्या करा, जो बल्ब हमने निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है और हमने उसे वापस रखा भी नहीं। ठीक है, कहते हैं जो बल्ब ड्रॉ किया गया फ्रॉम द रेस्ट, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अब जो बल्ब निकाला गया वो डिफेक्टिव ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, इज नॉट डिफेक्टिव। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी क्या है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर हमने क्या करा, जो बल्ब हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला वो नॉट डिफेक्टिव था और उसे हमने रिप्लेस भी नहीं करा, तो अभी हमारे जो टोटल बल्ब है वो कितने हो जाएंगे, टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे, 19, क्योंकि एक बल्ब हमने निकाला और उसे वापस भी नहीं रखा, तो टोटल बल्ब अब कितने होंगे, 19। पर इसे हमें लिखना पड़ेगा, यहां पे हम पार्ट 2 के लिए लिखते हैं, इट इज गिविंग दैट bulb drawn in part 1 is not defective and is not replaced। ठीक है, therefore अगर हमने क्या करा, जो बल्ब निकाला पार्ट 1 में वो डिफेक्टिव नहीं था और हमने क्या करा, उसे रिप्लेस भी नहीं करा, तो अब हमारे पास जो टोटल बल्ब है वो कितने हो जाएंगे, बताओ टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे। अब हमारे पास टोटल बल्ब होंगे 15। ठीक है, टोटल बल्ब कितने हो गए, 15। अब डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं ये भी बताओ, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं ये भी बताओ, एंड नॉन डिफेक्टिव कितने हैं ये भी बताना है। ये डिफेक्टिव हो गया, ये नॉन डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्टिव बल्ब हो गया। देखो डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसने बोला कि पार्ट 1 में जो बल्ब निकाला गया, मान के चलो कि वो नॉट डिफेक्टिव था, मतलब वो खराब बल्ब था, सॉरी खराब बल्ब नहीं था, नॉट डिफेक्टिव था, हमने उसे वापस नहीं रखा लॉट में, तो इसका मतलब पहले जो बैग में थे वो कितने थे, नॉन डिफेक्टिव 16 थे। अब हमने जब इसे बाहर निकाला पर वापस नहीं रखा, तो ये बल्ब कितने बचे, ये बचे 15। कितने बचे, 15। ओ यहाँ पे कितना आएगा, 19। ठीक है, 19। डिफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे, नॉट डिफेक्टिव अगर हमारे 15 है तो डिफेक्टिव कितने रहेंगे, 4, क्योंकि डिफेक्टिव पे तो कोई फर्क आया ही नहीं। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्या निकालनी है, पार्ट 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ क्या रखेंगे, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, नॉट डिफेक्टिव की। जैसे कि हमारा फॉर्मूला कहता है कि नीचे की तरफ हमेशा क्या आना चाहिए, टोटल बल्ब, और ऊपर की तरफ जिसके बारे में पूछा जा रहा है किसकी निकालनी है, नॉट डिफेक्टिव की। नॉट डिफेक्टिव कितने हैं, 15। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी कि क्या समझाने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। कहते हैं एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क को रखा गया है, इसी को डिस्क बोला जाता है। ठीक है, कहते हैं कि जिसमें नंबर डला हुआ है 1 से लेकर 90 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे डिस्क में
नंबर डाला गया 1 फिर 2 3 4 5 6 इस तरीके से। कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कहता है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, कहता है इस बॉक्स में से एक डिस्क को निकाला गया, कहता है क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 3 कंडीशन दी गई है। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसने क्या करा, हमें 3 कंडीशन दे दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसने बोला कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिस्क निकाली गई उसमें 2 डिजिट नंबर हो। ठीक है, सेकंड में कहता है जो डिस्क निकाली गई वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ये भी ठीक है। थर्ड में कहता है नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब जो डिस्क निकाली जाए वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए, इसके कितने कितने चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 to 90, मतलब ऐसा है डिस्क 1 में एक नंबर रखा होगा, फिर 2 फिर 3 4 5 6 इस तरीके से क्या है 90 तक नंबर रखे गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए 90 हो गए। 90 डिस्क पे ही तो 90 नंबर डालेंगे, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 90। नाइन्टी किस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं 1 2 3, ये कितने तक हो गए 90 तक। ठीक है, ये कितने तक हो गए 90 तक। इसके बाद हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाले या फॉर्मूला लिखें, तो ऑब्वियस है पहले हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ favorable outcomes divide by number of total outcomes। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 by 1। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें है 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर कितने हैं, तब हम प्रोबेबिलिटी निकालना शुरू करेंगे। पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। 2 डिजिट नंबर, क्या निकालना है 2 डिजिट नंबर। कितने हैं 2 डिजिट नंबर यहाँ पे समझते हैं। देखो ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट 1 1 1 1 1 1 1, ये सारे तो 1 डिजिट नंबर है। टोटल नंबर अपने पास कितने हैं 90। 90 में से कितने नंबर ऐसे जो 1 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कितने 9। इन 9 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा 81, मतलब 81 नंबर ऐसे हैं जो क्या है 2 डिजिट है। 2 डिजिट समझते हो ना, 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से, है ना। तो 81 नंबर ऐसे हैं जो क्या है 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल नंबर कितने 81। यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं नंबर भी लिख देती हूँ, कौन कौन से हो जाएंगे 10 11 12, एंड ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा हमारा 90 तक। कितने 81। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने में 2 डिजिट नंबर्स की, ठीक है 2 डिजिट नंबर की। चलो 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 81 डिवाइड बाय 90। ठीक है, नीचे की तरफ क्या आएगा टोटल आएगा, और ऊपर की तरफ जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो अब हमें पता है कि अगर हम ध्यान से देखें ये दोनों की दोनों क्या है 9 के डिविजिबल है। ठीक है, मतलब दोनों क्या है 9 से डिवाइड होंगे। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, मतलब 9 बाई 10 की हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 9 बाई 10 की हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मतलब हर 10 में से 9 नंबर क्या होंगे 2 डिजिट नंबर होंगे। सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके। ठीक है, सेकंड पार्ट पे अगर हम चले तो कहता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पर ध्यान से समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते क्या हैं। परफेक्ट स्क्वायर पता है क्या होता है, अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा 1, 2 को 2 से करो तो क्या बनेगा 4,
3 को 3 से करोगे तो ये क्या बनेगा 9। मतलब इस तरीके के नंबर जो अपनी टेबल के मल्टीपल हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर मतलब कुछ इस तरीके से निकालना होता है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, ठीक है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, इस तरीके से पूछना चाह रहा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 क्या होता है 16, फिर 5 इंटू 5 क्या होता है 25, फिर 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, इसके बाद 9 इंटू 9 81, इसके बाद 10 इंटू 10 100, पर वो 100 इसमें है नहीं, तो ये क्या हो गए हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो गए। क्या हुए ये सारे के सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो गए। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करें तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 9। अगर चाहो तो इसे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81, कितने हो जाएंगे 9। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नीचे की तरफ कितना आएगा 90, ऊपर की तरफ कितना आएगा 9, दोनों के दोनों क्या है 9 का डिविजिबल है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 0, तो 1/10। मतलब 10 में से हर एक नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 10 में से हर एक नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट क्या कहता है इसका, कहता है अ नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। क्या बोला इसने, अ नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। अब देखो इस टेबल पर वापस से आ जाते हैं। कहते हैं एक नंबर जो 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 100 सॉरी 85 एंड 90, ऐसे नंबर जो 5 की टेबल में आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारे डिविजिबल बाय 5 होते हैं। टोटल कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने 18, ठीक है। अभी हमें क्या निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। टोटल नंबर कितने हैं अपने पास 90 है ना, एंड कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे 18। अब आगे समझते हैं, दोनों 18 की टेबल में आते हैं, 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो 1/5 इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हम क्या है प्रोबेबिलिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब एक छोटी सी बात इस क्वेश्चन में समझने वाली ये है कि एग्जाम में अगर आ गया तो क्या हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी। देखो इस टेबल को बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये टेबल सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाई गई है। लेकिन
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस टेबल के बिना पेपर में क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे तो रफ में इस टेबल को फटाफट ड्रॉ कर लेना, ठीक है, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके जो क्वेश्चन है उसके गलत होने के चांसेस भी ना रहे, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी होती है तो वो क्या करते हैं, इसको फटाफट माइंड में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो फटाफट अपना रफ में क्या है, रफ राइटिंग में ड्रॉ करके एंड फिर उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। मतलब एक बच्चा है, उसके पास कुछ अजीब से तरीके का डाई है जिसमें इस तरीके के लिखे हुए हैं, ठीक है, ABCDE। मतलब ए लेटर को 2 बार लिखा गया है, ठीक है, ABCDE एंड देन अगेन ए। कहते हैं डाई इज थ्रोन वंस, इस डाई को एक बार उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि डी आ जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स। क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स बताओ कितने, 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है। इसके बाद तो हमसे प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है एंड जब प्रोबेबिलिटी निकलवाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे अपना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, चलो सबसे कहता है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए। सबसे पहले क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। नीचे की तरफ क्या आता है हमेशा बताओ, नीचे की तरफ आते हैं टोटल नंबर्स एंड ऊपर की तरफ ए। ए कितनी बार है, 1 और 2 बार, मतलब 6 में से 2 बार चांसेस है कि ए आ जाएगा। तो क्या कितना आएगा यहाँ पे, 2, ठीक है। क्या दोनों नंबर किसी कॉमन टेबल से डिवाइड होंगे, हाँ 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताओ, टोटल आउटकम्स कितने, 6। टोटल आउटकम्स कितने, 6। डी कितनी बार आ सकता है, 1 बार। तो यही क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। यही क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन फिनिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड्स। इसने क्या बोला, एक लॉट है जिसमें 144 बॉल पेन्स हैं जिसमें से 20 डिफेक्टिव है और बाकी सारे अच्छे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड। इसने बोला नूरी पेन को खरीदेगी अगर ये पेन अच्छा होगा तभी, और वो नहीं खरीदेगी अगर ये डिफेक्टिव होगा। ऑब्वियस है, हम लोग भी यही करेंगे, है ना। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। कहता है शॉपकीपर ने क्या करा, उस लॉट में से एक पेन बाहर निकाला एंड नूरी के हाथ में पकड़ा दिया। अब कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी उसे खरीदेगी और क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी उसे नहीं खरीदेगी। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या है, जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की उसको थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं पूछा कि डिफेक्टिव की बताओ या नॉन डिफेक्टिव की बताओ। इसने क्या बोला कि वो इसे खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा लिंकेज आपको क्रिएट करना है, क्या कि अगर पेन डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी, अगर वो पेन डिफेक्टिव नहीं है तो वो उसे खरीदेगी, ठीक है। ये मतलब हुआ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि टोटल पेन कितने हैं, 144। टोटल पेन्स कितने हैं, 144, जिसमें से डिफेक्टिव कितने, 20।
डिफेक्टिव पेन्स कितने, 20। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे, ये निकालना पड़ेगा हमें। नॉन डिफेक्टिव पेन्स 144 माइनस 20, इट मीन्स कितना हो जाएगा ये 124। ठीक है, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया जो जो हमें चाहिए था। अब इसने बोला कि नूरी क्या डिसाइड करिए, नूरी कहती है कि अगर पेन क्या होगा, डिफेक्टिव होगा तो वो नहीं खरीदेगी, अगर पेन क्या होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा तो वो क्या करेगी, उसे खरीदेगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स number of total outcomes। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक आ गई तो हम क्या करेंगे, आगे अपना क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे लिखो, पहले हमें निकालना सिविल बाइट। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे नूरी will buy the pen if pen is not defective। ठीक है, इस लाइन से आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नूरी पेन को तभी खरीदेगी जब वो पेन डिफेक्टिव नहीं होगा, जब वो पेन डिफेक्टिव नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग द पेन। क्या लिखा है, जब पेन क्या है, डिफेक्टिव नहीं होगा। एंड नॉन डिफेक्टिव पेन कितने हैं अपने पास, 124। कितने हैं, 124। टोटल पेन्स कितने हैं अपने पास, 144। क्या ऐसा लग रहा है इनको देख के कि किसी कॉमन टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, 4 से दोनों क्या है, इजीली डिवाइड हो जाएंगे। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, बच्चा यहाँ पे 2 कैरी, इधर जाएगा तो कितना बनेगा, 24 बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, मतलब 31 डिवाइड बाय 36। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ये है नूरी के पेन को खरीदने की। सेकंड कहता है सी विल नॉट बाय इट, इसको वो नहीं खरीदने वाली। नूरी विल नॉट buy the pen if pen is defective। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे निकालने है प्रोबेबिलिटी नॉट बाइंग द पेन, नॉट बाइंग द पेन। टोटल कितने हैं, 144। खराब कितने हैं, 20। खराब कितने हैं, 20। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 20। दोनों को देख के लग रहा है किसी कॉमन टेबल से कटेंगे, तो अगेन 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 4 5 जा 20, एंड ये तो हमने निकाला ही था, कितना है, 36 है। तो ये कितना आ जाएगा, 5/36। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको क्या है, थोड़ा पहले मैं तुम्हें समझाती हूँ डिटेल में कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दी गई है जिसमें इसने क्या है, कुछ बॉक्सेस बनाए गए हैं, जिसमें कहता है इवेंट सम ऑन 2 डाइस, और उसके बाद कहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। इसने क्या बोला कि अगर आप 2 डाइस को एक साथ उछालते हो, 2 डाइस को एक साथ उछालते हो और फिर उनका टोटल करते हो, तो ये चांसेस है कि आ जाएगा, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी लिख दी। फिर नीचे इसने कुछ क्वेश्चन पूछा। अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 से लेके 12 तक। देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। कहते हैं इसीलिए हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/11 होगी। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। कहते हैं जस्टिफाई योर आंसर। देखो
इस क्वेश्चन में हम क्या है प्रॉपर टाइम लगा के सीखेंगे, जिससे कि आगे आने वाले टाइम पे आपको कभी भी इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैसे समझते हैं। कहता है एक बच्चा है, उसने क्या करा, 2 डाइस को एक साथ फेंक रहा है। ठीक है, 2 डाइस को क्या है एक साथ फेंक रहा है। डाइस तो आप लोगों को पता होगा इस तरीके से, है ना, ऐसे इस तरीके से, जिसमें 1 2 3 ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं ऐसे ना उसने 2 डाइस को एक साथ फेंका हुआ है। क्या करा उसने, 2 डाइस को एक साथ फेंका। कहते हैं जब 2 डाइस को एक साथ फेंकेगा तो एक डाइस पे कुछ नंबर आएगा, दूसरी डाइस पे कुछ नंबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करा, एक डाइस पे कुछ नंबर आएगा, दूसरी पे कुछ आएगा। जैसे मान लो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि पहले वाले पे 1 है और दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 2 आए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले वाले पे 1 ही आए लेकिन दूसरे वाले पे 3 आ जाए। पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 4 आए। पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 5 आए। पहले वाले पे 1 आए, दूसरे वाले पे 6 आए। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आए। इस तरीके से क्या है, ये चांसेस बनेंगे। 2 के साथ 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 5 2 6। इस तरीके से क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल चांसेस है जो बन सकते हैं। कितने बनेंगे अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। मतलब टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 36 चांसेस बन गए। ठीक है, यहाँ तक भी हमें कहानी समझ में आ गई। अब इसने क्या बोला, ध्यान से समझना। इवेंट तो ये हो सकता है कि देखो दोनों का सम मिला के या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 9 10 11 12। ये इसने बोला कि इन पे सम आ सकता है। बिल्कुल, क्या 1 सम आ सकता है, नहीं। क्या 13 सम आ सकता है, नहीं। सबसे जो छोटा सम होता है वो ये होता है, और सबसे जो बड़ा सम होता है वो ये होता है। तो सबसे छोटा सम भी कितना आ रहा है, 2, क्योंकि कम से कम भी आएगा तो एक डाइस पे 1 और एक डाइस पे 1 तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा सम होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसी तरीके से बात करें सबसे ज़्यादा सम की, तो अगर मैक्सिमम भी आएगा तो 1 पे 6 1 पे 6, तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम सम कितना होगा, 12 होगा। अब इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी के लिए इसने कुछ हमें भर के दिया हुआ, कुछ हमें खुद से निकालना है। ठीक है, एक बच्चा है, वो क्या कहता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। इसने बोला 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं। बिल्कुल है, 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 पॉसिबल आउटकम्स है ये। ठीक है, ये 11 पॉसिबल आउटकम्स हो गए। इसने बोला हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। इसने क्या बोला, हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/11 है। ठीक है, ये इसका आर्ग्यूमेंट है बच्चे का। कहते हैं ये बच्चा सही कह रहा है या गलत कह रहा है, हमें ये बताना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने वाला। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि 2 सम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 1। ठीक है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है 36 में से इन 36 में से एक ही चांस है कि सम कितना निकल गया है, 2 निकल गया है। इन 36 में से कितने चांसेस है कि जो हमारा सम है वो 3 निकल गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे 36। ठीक है, कितने चांसेस ऐसे कि 3 सम आए, 1 एंड 2। इसके अलावा तो 3 कहीं पे नहीं आ रहा, तो हम कितना लिखेंगे, 2/36। ठीक है, इसके बाद क्या सम है, सॉरी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 4 आए। 1 मतलब 1 एंड 3 4, 2 + 2 4, 3 एंड 1 4। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 5 आ जाए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, 4/36। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो सम है वो 36 आ जाए, सॉरी 6 आ जाए। यहाँ पे देखना, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी एंड ये भी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5/36। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम 7 आ जाए, तो यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6। फिर 8 की तो इसने हमें दी हुई है, अगर वैसे निकाल लेते कि सही दी हुई है या नहीं दी हुई। तो अगर हम 8 का चेक करें तो ये भी 8 बनाएगा, ये भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 5। ये भी ठीक है।
अब 9 का पूछता है तो नीचे तो हमारा 36 ही आने वाला है, क्योंकि पॉसिबल आउटकम तो हमारे 36 ही है। 9 का अगर हम देखें 1 2 3 एंड 4, 4/36। 10 का चेक कर लेते हैं, 1 2 3। 11 का चेक करते हैं, 5/6, 6/5, सॉरी 5 एंड 6, 6 एंड 5, कितना हो गया 36 में से 2। एंड 12 का तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 1/36। अब एक चीज देखो, जब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है। जैसे 2 की निकल के आई 1/36, 3 की निकल के आई 2/36, 4 की निकल के आई 3/36, 5 की निकल के आई 4/36, एंड इस तरीके से क्या है, सारी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकल के आ रही है। जबकि ये बच्चा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सारी प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, सेम होंगी। ये क्या कहते हैं कि सारी प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्या इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये सही है या गलत है, बताओ। इसका जो आर्ग्यूमेंट है ये सही है या गलत है, तो ऑब्वियस इसका आर्ग्यूमेंट गलत है, क्योंकि 1/11 तो प्रोबेबिलिटी किसी की निकल के ही नहीं आ रही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये तो हमने कंप्यूट करके बता दिया, लेकिन इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले में इसे लिखना होगा। ठीक है, चलो मैं इसका प्रॉपर आंसर आपको बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, 36 है। एंड 36 है कैसे, इनको यहाँ पे बना के भी दिखा सकता हूँ, 1/2, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, 1 and 1, ठीक है, 1 and 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, 1 and 6, 2 and 1, 2 and 2। इस तरीके से ये कहाँ तक चलेगा, 2 and 6 तक। फिर इसी तरीके से 3 के लिए बनाएंगे, 3 1 के साथ, 3 2, ये कितना हो जाएगा, 3 से 6 तक। फिर इसी तरीके से बनाएंगे 4 फर्स्ट पे, 4 से 6, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इसके पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे, जो कि यहाँ पे बनाए हुए हैं प्रॉपर। ठीक है, अगर आप पेपर में बना के आओगे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने प्रैक्टिस के लिए जब आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को करोगे तो इस टेबल को कंप्लीट बनाना, ताकि तुम इसको और ज़्यादा डिटेल मैनर में समझ सको। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए, 36। अभी हमें क्या लिखनी है, इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। अभी हमें क्या लिखनी है, इनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। चलो प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, चलो अब हमें क्या निकालनी है, सबकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हैविंग सम टू, कितना है, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/36। इसी तरीके से निकालेंगे 3 की। ठीक है, ये इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी निकलेगी हैविंग सम 4, इसकी कितनी है, 3/36। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हैविंग सम 5, 4/36। प्रोबेबिलिटी हैविंग सम
6, 5 by 36. Probability having thumb 7. इसकी कितनी है? 6 by 36. Probability having thumb 8. इसकी कितनी है? 5 by 36. मुझे कैसे पता है? क्योंकि मेरे को ये चीज़ें अब प्रैक्टिस कर करके मेरे को समझ में आ चुके हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग से कर रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हैविंग सम 9 कितनी हो जाएगी? 4 by 36. हैविंग सम 10, 3 by 36. Having sum 11, 2 by 36. Having sum 12, 1 by 36. ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक दो चीज़ें समझा देती हूँ। देखो, क्या आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना सारा कुछ लिख के दिखाना है। आपको ये वाला पार्ट तो लिख के दिखाना पड़ेगा कि कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझना, क्या आपके पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप इतना टाइम इसमें डिवोट कर पाओगे? इसमें से जितनी आप कटिंग कर सकते हो, कटिंग करने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को माइंड में कैलकुलेट कर पा रहे हो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूजुअली इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते। इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एक तरीके से ब्रेन को बिल्ड करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, जिससे आपके जो दिमाग है उसकी कैलकुलेशन को थोड़ा शार्प किया जा सके। ठीक है, अगर पेपर में कभी एक दो ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन को डाला जा सकता है, अदरवाइज नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को छोड़ ही देना है, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ से ज़रूर क्या होते हैं, बिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना, इस बच्चे ने बोला था कि प्रोबेबिलिटी 1/11 है और हमारे हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग अलग निकल के आ रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना है। यहां पे लिखेंगे एज वी कंप्यूटेड there are different probability for the events therefore the argument of a student is इनकरेक्ट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 में जब मैंने आपको टेबल के थ्रू ये चीज समझाई, एक मिनट वापस आते हैं। जो मैंने आपको टेबल के थ्रू ये पूरी चीज समझाई कि 2 निकालने के लिए ये प्रोबेबिलिटी है, 3 के लिए ये है, 4 के लिए ये है, 5 के लिए ये है। इसका एक इजी सा तरीका भी है। वो इजी तरीका क्या है, उसको मैं अलग से शॉर्ट वीडियो में क्या करूँगी, कवर करूँगी और बाद में इसी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी उसे। ठीक है, जिससे कि आपको यहाँ पे भी आपकी जो एक्सरसाइज है वहाँ पे एक्सेस टाइम वेस्ट ना हो एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए वो भी कवर हो जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee कॉइन 3 times एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। आई एम वेरी सॉरी। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 heads और 3 tails, एंड लॉसेस अदरवाइज। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में कहता है
एक गेम है जिसमें हमने क्या करा है, 1 रुपए के सिक्के को ना 3 बार उछालना है, ठीक है, और हर बार क्या क्या आ रहा है उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। कहते हैं हनीफ गेम को जीत जाएगा अगर तीनों बार क्या है सेम चीज है, मतलब या तो तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए, तो हनीफ क्या है उस गेम को जीत जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो उस गेम को हार जाएगा। कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हनीफ है वो उस गेम को हारेगा। चलो ठीक है, कुछ कुछ ऐसी कहानी है, आपके पास ना 1 का सिक्का है, आपने उसको उछाला, मान लो उस पर हेड आया, दूसरी बार उछाला फिर हेड आया, तीसरी बार उछाला फिर हेड आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार हेड आए फिर टेल आ जाए। तो इसके हम क्या करते हैं, प्रॉपर इसको ड्राफ्ट कर लेते हैं अपने आंसर को, ठीक है ना। टॉसिंग a 1 rupee coin पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बताओ। पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, देखो अगर मैंने 1 रुपए के सिक्के को उछाला, ठीक है, मैंने क्या करा है 1 रुपए के सिक्के को उछाला, तो पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आया, तीसरी बार में भी हेड आया। थोड़ा सा स्पेस लेके लिख लेते इस चीज़ को। पहली बार में क्या हुआ, हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आया, तीसरी बार में भी हेड आया। या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली बार में टेल आया, फिर टेल आया, फिर टेल आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में हेड आया, फिर टेल आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार में टेल, फिर हेड, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में टेल आया, तीसरी बार में हेड आ गया, पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में हेड आया, तीसरी बार में टेल आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेड आया और दोनों में टेल आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है टेल आया और दोनों में हेड आ गया। ये क्या है, क्या इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम बनेगा, नहीं, इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम इसका नहीं बनने वाला, ठीक है। इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हमारे पॉसिबल आउटकम्स बन गए। अब इसने बोला कि हनीफ जो है किस टाइम पे जीतेगा और किस टाइम पे हारेगा, ठीक है। टोटल आउटकम्स व्हेन हनीफ will win the game। कौन कौन से, इसने बोला या तो दोनों हेड आ जाए या तीनों में टेल आ जाए। तो इसका मतलब कितना हो गया, 1 2, तो कितने पॉसिबल आउटकम हो गए, 2। कौन कौन से हो गए, इसको लिख भी देती हूँ ब्रैकेट में, या तो तीनों में हेड आ जाए या तीनों में टेल आ जाए, ठीक है। और किस टाइम पे हनीफ क्या है इस गेम को हारेगा। ठीक है, देखो इनमें क्या है, अलग अलग आ रहा है, सेम आने पर वो जीतेगा और सेम नहीं आने पर वो हारेगा। तो टोटल कितने हो गए, 6 क्या होंगे, इनको फटाफट लिख लेते हैं। हेड हेड टेल पे भी हारेगा, टेल टेल हेड पे भी हारेगा, ठीक है। इसके अलावा HTH THT, इसके अलावा HTT या फिर THH, इन सब में क्या है वो हार जाएगा। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है उसके हारने की। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब हमें क्या निकालनी है, हनीफ के हारने की निकालनी है। यहाँ पे थोड़े से स्पेस में लिख लेते हैं इसको, लॉस इन द गेम।
टोटल कितने 8, टोटल कितने 8, हारने के कितने 6। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब 4 में से 3 बार चांसेस है कि वो हारेगा, 4 में से सिर्फ एक चांस है जब वो जीतेगा, 3 बार उसके हारने के चांसेस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगेन डाई वाला आ गया, कहता है डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई है उसे 2 बार उछाला गया। अच्छा, एक डाई को 2 बार उछाला गया या 2 डाई को एक साथ उछाला गया, दोनों का सेम मतलब होता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, मतलब किसी भी समय पर 5 नहीं आना चाहिए, या 5 विल कम एटलीस्ट वंस, या एक ना एक बार तो 5 आए ही आए। ठीक है, तो चलो अब जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 22 में समझा था, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम किस तरीके से लिखे जाते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 आई गेस 22 ही था ना, वो 22 में आपको समझाया हुआ है कि किस तरीके से हमें टोटल पॉसिबल आउटकम लिखने होते हैं जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपको क्या अपने टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगी नहीं, मैं सीधा टोटल पॉसिबल आउटकम 36 आपको ओ चलो सबसे पहले हमारे यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं बताओ। टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये है 36, यही होंगे हमारे, या तो 1 1 आएगा, या 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा। इस तरीके से टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने बैठते हैं, ये 36 बैठते हैं। ठीक है, अब इसने बोला 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, इसने क्या बोला कि किसी भी समय पे हमारा 5 नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसने क्या बोला कि किसी भी समय पे हमारा 5 नहीं आना चाहिए। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है, पहले वाले पे 1 और 2 भी आ सकते हैं, 1 3 भी आ सकते हैं, 1 4 भी आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब 5 किसी भी बार में नहीं आना चाहिए। तो जो 5 वाले उनको कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये तो ऑलरेडी कट है 11, मतलब 11 टाइम ऐसा होगा कि हमारा 5 किसी भी फेस पे नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी 5 क्या है, किसी न किसी फेस पे आएगा, पर हमें चाहिए कि 5 किसी भी फेस पे ना आए। तो हमने क्या करा, जिन जिन पे 5 आ रहा था उनको क्या करा, कैंसिल कर दिया। ठीक है, उनको क्या करा, कैंसिल कर दिया। अब हमें क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 1 की। 5 विल नॉट कम ईदर टाइम, 5 विल नॉट कम ईदर टाइम। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 36। एक भी बार 5 ना आए तो कितने यहाँ पे देखो, टोटल कितने थे 36, 5 कितनी बार आ रहा है तो 11 टाइम, कितनी बार नहीं आएगा 25 टाइम। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपका मैथ्स में दिमाग अच्छा है बहुत, अगर नहीं है तो इसको काउंट कर लो। ठीक है, काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो क्या कितना हो गया 25। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज को समझने की देरी है। सेकंड में कहता है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, इसने क्या बोला 5 will come up
एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस। नीचे आपका 36 ही रहने वाला है। कहते हैं कम से कम एक बार तो 5 आए। क्या एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है? हाँ, अगर एक से ज़्यादा बार भी आ सकते हैं तो 5 कितनी बार आ रहा था हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 टाइम्स हमारा क्या है, ऐसा था जहाँ पे 5 आ ही रहा था। तो ये कितना हो गया? 11/36। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। मतलब इसने नीचे हमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कहता है इनमें आपको यह बताना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट किया गया है, ये जो स्टेटमेंट बताया गया है, ये सही है या गलत है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बताना है। कहता है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, कहता है अगर 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाता है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, या तो 2 हेड आएंगे या 2 टेल्स आएंगे, या दोनों पे एक एक आएगा। देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, हमें ये बताना है। सबसे पहली चीज तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यहाँ पे लिखते हैं टॉसिंग of 2 coins simultaneously। अगर 2 कॉइन को एक साथ उछाला जाए तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे? पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे या तो पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आए, या फिर बनेगा कि पहले वाले पे टेल आए, दूसरे वाले पे भी टेल आए, या फिर ये बनेगा कि पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आए, या फिर ये बनेगा कि पहले वाले पे टेल और दूसरे वाले पे हेड आए। ठीक है, ये 4 पॉसिबल आउटकम। इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, पहले पे हेड आना और दूसरे पे हेड आना, इसमें फ़र्क है। ठीक, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है? 4। अब कहता है कि इसने क्या बोला कि इसके हिसाब से 3 पॉसिबल आउटकम है, हमारे हिसाब से 4 है। इसने क्या बोला, या तो दोनों पे 2 हेड आए, ठीक है, या तो दोनों पे 2 टेल आए, ये भी ठीक है। यह कहते हैं 1 ऑफ ईच। देखो 1 ऑफ ईच, पहले पे हेड और दूसरे पे हेड में फर्क होता है। ठीक है, इस चीज को समझना है। अब इसने बोला कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ favorable outcomes divide by number of total outcomes। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे निकालने है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। ठीक है, जस्टिफाई करना है ना अपने आंसर को। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4। 2 हेड कितने पे हैं? 1 पे, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, इसकी भी कितनी हो जाएगी? 1/4। अच्छा, मैं यहीं पे तीसरे वाली भी निकाल देती हूँ। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ देम, मतलब 1 हेड एंड 1 टेल की। इसकी कितनी है? इसकी है 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, तो कितनी हो गई? 1/2। कितनी हो गई? 1/2। अब देखो इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी है 1/3, हमारे हिसाब से है 1/4, 1/4 एंड 1/2। तो हम क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट को समझते हैं अपने। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, सेकंड पार्ट में कहता है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले इसने बोला throwing a dice once। अगर हम एक बार किसी डाई को उछालते हैं तो हमारे जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या बनेंगे?
वो बनेंगे हमारे 1, या तो 1 आएगा डाई पे, या 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे? 6 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसने बोला कि ऑड नंबर की एंड इवन नंबर दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 आएगी। तो सबसे पहले हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखा क्या दोबारा लिखे? हाँ, क्योंकि दो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, चलो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स। देखो ऑड नंबर कितने, सबसे पहले तो टोटल कितने हैं? 6। इसमें से ऑड कितने हैं? ये भी ऑड, ये भी ऑड एंड ये भी ऑड। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते। तो ये कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 3/6। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स की कैसे निकालेंगे? नीचे अगेन 6 ही रहेगा, ऊपर की तरफ क्या आएगा हमारा? 1, 2 और 3। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा? 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर में क्या लिखेंगे? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे लिख देते हैं दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर क्या है? फिनिश होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके कितने तक कंप्लीट करे? 25 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हमने कितने कंप्लीट करे? 1 to 25। जिनको आपको क्या करना है? एक नोटबुक लेनी है, उसमें क्या है? अच्छे से नोट डाउन करना है, ताकि रिवीजन के समय पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। लिखने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, साफ साफ अपने नोट्स बना के रखो, जिससे कि जब आपके एग्जाम आए ना, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ ना करना पड़े, बल्कि आप इससे इजीली रिवाइज कर सको। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है ना। एंड वीडियो के लिंक में हमेशा इंस्टाग्राम का एंड फेसबुक का लिंक क्या है? पिन किया जाता है। आप चाहो तो वहाँ पर भी क्या है? फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।